एक विचार और है जो उस दौर में खूब पनप रहा था, जिसको जातीय सेनाएं कहा गया। किसी ने कहा कि ये काउंटर मोबिलाइजेशन है, किसी ने कहा कि ये जातीय समूहों की गोलबंदी है, किसी ने कहा कि ये नए किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप हैं, चाहे वो रणवीर सेना हो या इस तरह की दूसरी सेनाएं हो। और उस दौर में नरसंहार खूब हुए। मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय। मध्य बिहार का मुझे पूरा व्यापक अनुभव है, काफ़ी काम किया अरवल में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, सब मुख्यतः यही हृदय स्थली है जो प्रभावित था। वो मैंने बाथे का नरसंहार देखा है, मैंने जिसमें 73 दलितों की हत्या हुई थी। मैंने सेनारी भी देखा है जिसमें सवर्णों की हत्या हुई थी, 40 के अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद मियाँचक मारे गए थे। मियाँचक के बाद एक विराम लग गया और अपनी भाषा में लोग कहते हैं कि बैलेंस ऑफ टेरर, पता नहीं क्या है। देखिए, पूरे मध्य बिहार में बहुत ही जटिल स्थिति थी। नक्सली ग्रुप पे देखिए, ये सीपीआई एमएल वाले, पार्टी यूनिटी वाले और एमसीसी वाले, जहानाबाद में, औरंगाबाद में और अरवल के हिस्से में एमसीसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एमसीसी तो आज भी नहीं है, एमसीसी ख़त्म हो गई, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं आज भी एमसीसी का नाम लेते हैं। वो हो गई माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में माओइस्ट, हिंदी में कहेंगे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में माओवादी, लेकिन संक्षिप्त में उसको बोलते हैं माओवादी या माओइस्ट। अब ये नई पार्टी का, तो मैंने तो उस फेज को देखा जब पार्टी यूनिटी लड़ रही है सीपीआई एमएल से, सीपीआई एमएल वर्सेस पार्टी यूनिटी वर्सेस एमसीसी, सो कॉल्ड एमसीसी। ये तीनों जो वामपंथी, चरम वामपंथी जो ताकतें थी, ये आपस में भी क्षेत्र विस्तार के लिए, प्रभाव विस्तार के लिए लड़ रही थी। सीपीआई वाले मार रहे थे ये पार्टी यूनिटी वालों को, पार्टी यूनिटी वाले मार रहे थे सीपीआई वालों को, ये मार रहे थे फिर एमसीसी वालों को, एमसीसी वाले मार रहे थे सीपीआई एमएल को। वो एक तो वो दौर था। उसी समय उसके पैरेलल कई सेनाएं, जिन सेनाओं की जो प्रतिक्रियावादी ताकतें कहते हैं लोग, तो उनमें जो सेनाएं थी उसमें मैंने देखा, ये तो जिस सेना की, रणवीर सेना की बात करते हैं, वो तो सबसे अंतिम है। उसके पहले सनलाइट सेना का इतिहास देखिए, वो आई इन ताकतों के साथ, वामपंथियों के, चरम वामपंथियों के साथ, जिनको उग्रवादी कहते हैं, उग्रवादियों को लड़ने के लिए सबसे पहले सनलाइट सेना बनी। मैंने अपने सामने देखा है सनलाइट सेना को और ये उग्रवादियों की लड़ाई को, इनके संघर्ष को, इनके बीच हुए मारकाट को, जनसंहार को, और कैसे सनलाइट सेना खत्म हो गई। गया से लेकर, इमामगंज से लेकर, डुमरिया से लेकर, कोथी से लेकर, चतरा से लेकर के, उसमें मुख्यतः पैठान थे, राजपूत थे और विभिन्न कास्ट के लोग थे। सैकड़ों की हत्या हुई, सैकड़ों की संख्या में लोग करके मारे गए और अंत में इस लड़ाई में उग्रवादी भी मारे गए। लेकिन अंत में परिणाम संक्षेप में बता रहा हूँ, सनलाइट सेना खत्म हो गई। उसके बाद में और छोटी छोटी लोरिक सेना, बहुत सेनाएं बनी, उनका उल्लेख महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सेना उसके बाद बनी वो सवर्ण लिबरेशन फ्रंट थी। सवर्ण लिबरेशन फ्रंट वो थी जो उग्रवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार की गई और उनके आप संघर्ष हुए, जिसमें छोटे छोटे कई नरसंहार, जनसंहार हुए इस मध्य बिहार में। लेकिन डायमंड जो उसका नेता कहा जाता है सवर्ण लिबरेशन फ्रंट का, उसकी गिरफ्तारी हुई गया में, और गया में उसके गिरफ्तारी के बाद ये सवर्ण लिबरेशन फ्रंट बिल्कुल खत्म हो गया। और 73 में ये जब उसके बाद में एक तरह से आप देखिएगा तो जो उग्रवादी शक्तियों, ताकतों के विरुद्ध में मोर्चा था, वो मोर्चा बिल्कुल धराशायी हो गया। और सबसे अंत में ये जिसको बोलते हैं रणवीर सेना, उसका निर्माण हुआ। और रणवीर सेना ने बिहार के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया, जिसमें 73 आदमी मारे गए। मैं औरंगाबाद में उस समय में एसपी था, जो निकटवर्ती जिला है, और पूरी तरह से पटना राजधानी से जहानाबाद मुख्यालय का कम्युनिकेशन कट गया था। टेलीफोन से बात नहीं हो रही थी, वायरलेस से बात नहीं हो रही थी। मुझे खबर किया गया और मैं पहला आदमी था जो उस गांव में बाथे में पहुंचा, और रात को 2 बजे अकेले 4 सिपाहियों के साथ। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना हुई है। डीजी ने कहा जाकर देखो कुछ हुआ है। मैंने लाश गिनते गिनते 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34 लाश गिनने के बाद मुझे पसीना आने लगा रात को 2 बजे। और तब मैंने मुख्यालय को खबर किया कि यहाँ तो भारी जनसंहार हुआ है। सुबह 5 बजते देश भर के नेता पहुँच गए, 100-200 मीडिया पहुँच गए, 200-400 पुलिस पहुँच गई,
73 लाशें, तो वो मैंने जनसंहार अपने आंखों से देखा है। उसके बाद सेनारी में उसके बाद एक जनसंहार हुआ, सवर्णों का, एक जात विशेष के लोगों को इन उग्रवादियों ने मारा, उसमें 40 के आसपास लोग मारे गए। बहुत ही भीषण दृश्य था, उनको बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ, बहुत ही कसाई की तरह रख करके गर्दन को काटा गया था। उनको बहुत ही, वो देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ भी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, कोई जहानाबाद का प्रशासन उस गांव में नहीं जा सकता था, कोई नेता नहीं जा सकता था। मुझे औरंगाबाद से बुलाया गया कि यही आदमी है जो जा सकता है। तो मैं सेनारी गांव में अकेले अपनी गाड़ी पर एक बॉडीगार्ड को लेकर के पहुंचा, लोगों को शांत किया। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग जमा थे। मेरे अकेले जाने से सारे लोग शांत हुए और मैंने कहा लाश उठाने दीजिए, तब लाश उठी। तो उन द्योरों को देखा है। तो ये उसके बाद एक उसके जवाब में मियाचक नरसंहार हुआ जिसमें 22 लोग मारे गए। उसके बाद से स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, राजनीतिक स्थितियां बदल गई, सरकार बदल गई। आज तक बिहार में उतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ। तो ये पूरे मध्य बिहार में जितने नरसंहार हुए हैं उसका मैं दृष्टा रहा हूँ, आस में रहा हूँ, पास में रहा हूँ, पड़ोस में रहा हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य बिहार में, चाहे औरौल में रहा, चाहे जहानाबाद में रहा, चाहे औरंगाबाद में रहा, मैं जहाँ रहा, जब तक रहा, तो एक भी जनसंहार या नरसंहार नहीं हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, किस्मत है, संजोग है, जो समझिए। तो मुझे ये देख करके बहुत ही बुरा लगता था कि इस तरह से लोग जात के नाम पर एक सवर्ण दलित को मार रहे हैं, दलित सवर्ण को मार रहे हैं। ये क्या है? इससे कैसे बिहार बनेगा, कैसे नया समाज बनेगा? तो ये जातीय हिंसा क्यों? तो मुझे बाद में पता चला कि ये लड़ाई जो है इसमें बहुत भटकाव आए हैं। चाहे उग्रवादियों की लड़ाई हो, चाहे उग्रवादियों से लड़ने के विरुद्ध जो ताकतें संगठित हुई, उनकी लड़ाई ये बिल्कुल बेकार है। और मैंने अपने समय में जहाँ भी रहा ऐसा कुछ होने नहीं दिया। लेकिन पुरानी स्मृतियों में आप ले गए तो सब कुछ आईने की तरह मुझे झलकने लगा, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है, भोगा है, उसमें जिया है और उसकी पीड़ा को बहुत भीतर तक महसूस किया है। जब ये लाशें गिर रही थीं और जब ये लाशें उठ रही थीं, तब लोग कहते हैं कि रोज़ाना बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की और बिहार के पुलिस के इकबाल की लाश भी उठती थी। ये सच है, इसमें कहाँ झूठ है। आप ये तो वार में, जब दूसरे मुल्क से वार होता है, युद्ध होता है, तब तो 100, 70, 80, 50, 40 लाशें गिरती हैं। मैंने तो उसके बाद कभी देखा नहीं। मैं इसी बिहार में हूँ लेकिन मैंने नहीं देखा। तो उससे तो बहुत ही वो भयानक स्थिति थी। रात रात भर लोग घरों में न दलित सोते थे, न सवर्ण सोते थे। सवर्ण भी नहीं सोते थे। रात भर माताएं बहनें उनकी छत पर ईंट लेकर के बैठी रहती थी। रात रात भर लोग जगते थे। औरंगाबाद में, जहानाबाद में, अरवल में। मैं कैमरा के सामने माइक पर बोल रहा हूं, पूरा देश इसको देखेगा और इसको जो वहां के लोग हैं वो भी देखेंगे कि मैं क्या गलत बोल रहा हूं। कोई नहीं सोता था और दलित भी नहीं सोते थे। उनके घर में तो कुछ नहीं है, उनको तो कोई सुरक्षा नहीं है। एक झोपड़ी, उनके घर में तो प्रवेश करना, उनको गोली मार देना, काट देना बहुत आसान है किसी के लिए। हमारे जैसे बड़े लोगों के घर में घुसने के लिए तो मोटा चारदीवारी है, उसमें किवाड़ लगी हुई है, 12 फीट ऊपर छत भी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन किसी दलित के घर में घुसना है तो क्या है, एक झोपड़ी, एक हल्का फुल्का, एक पैर से धक्का दीजिए, जाइए गोली मार कर आ जाइए। कोई दलित सोता था न सवर्ण सोते थे। उधर भी बेचैनी, इधर भी बेचैनी, उधर भी तबाही, इधर भी तबाही। पूरे दौर को देखा है। रात रात भर मैं गाड़ी में, जिप्सी में 4 सिपाही लेकर के गांव गांव में, जहानाबाद में आप पूछिए किसी को फोन करके, कभी मैं एस्कॉर्ट और एक प्लाटून फोर्स लेकर नहीं घूमा। लेकिन रात रात भर जहानाबाद के एक एक गांव में गया, दलितों के घर में जाकर बैठता था। जहां आशंका रहती थी सवर्ण, उनके घरों पर जाकर बैठता था। जो जहां कमजोर था सबके घर में बैठता था। एक जगह नहीं, सैकड़ों। मैं रात रात भर घूमता ही रहता था कि रात में जनसंहार न हो, और रात रात घूमता रहता था जहानाबाद में, औरंगाबाद में, अरवल के कोने कोने में। और 1-4 फोर्स लेकर चलता था। मेरे साथ भी कहीं इनकाउंटर हो सकता था, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। ना दलित सोते थे, ना सवर्ण सोते थे, सरकार सोती थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब सरकार पर टिप्पणी करने की स्थिति मेरी नहीं है, उससे काफी विवाद हो जाएगा। लेकिन स्थिति काबू में नहीं थी, सरकार के काबू में स्थिति नहीं थी।